सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय का कारोबार के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास के साथ मिल रहे हैं। इसमें है बीए बीएससी सेकंड ईयर, सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, पेपर है फर्स्ट संसाधन भूगोल, यूनिट फर्स्ट है। इस यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है मत्स्य संसाधन। देखो, संसाधनों में से हमेशा क्वेश्चन बन के आता है, तो आज हम चर्चा करेंगे मत्स्य संसाधन। मत्स्य संसाधन में प्रश्न बन के आया है। देखो, पहले जो एग्जाम में उनमें मत्स्य पालन, मत्स्य पालन के आदर्श विकास, मत्स्य पालन के लिए आदर्श विकास के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन, कीजिए तथा समुद्री क्षेत्रों का लेखा दीजिए। लेखा दीजिए। देखो, सर्वप्रथम बात करते हैं मत्स्य पालन की। तो परिचय देखो नंबर फर्स्ट में, विश्व में मछली भी भोजन का मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक है। संसार में मछली पकड़ने का कार्य अत्यंत प्राचीन काल से होता आ रहा है। विश्व में खाद्य जीवों में 3% मछलियों से प्राप्त होता है। कितना परसेंट होता है? 3% मछलियों से प्राप्त होता है। इसमें अगर बात करें नॉर्वे, जापान, न्यू फाउंडलैंड और आइसलैंड में तो 10% खाद्य पदार्थ मछली से प्राप्त होते हैं। इसी कारण 72 यानी 72% जल भाग पर मत्स्य उद्योग विकसित हो पा रहा। मछली विभिन्न स्थानों पर मछली जो पकड़ एवं खपत भिन्न भिन्न प्रकार से है। उष्णकटिबंधीय पेटी में यह धंधा कम होता है। समशीतोष्ण पेटियों तथा उपद्वीपीय क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में है जो मत्स्य पालन और मत्स्य जो मछलियां पकड़ी जाती है तथा इनका विभिन्न उपयोग किया जाता है, खाने के लिए, इसके तेल के लिए। तो देखो, इसी प्रकार से वर्तमान में इनका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। अब बात करते हैं कि अनुकूल दशाएं। देखो, मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी होती है जो इनके लिए विकास के लिए सहायक है। फर्स्ट पर्सन में अंदर अनुकूल दशाएं पूछा है। अनुकूल दशाएं में नंबर फर्स्ट है, वो है छिछले समुद्र। छिछले समुद्र कम गहरे, छिछले समुद्री तट जिनकी गहराई 100 फेदम तक होती है। इनकी गहराई कितनी होती है? 100 फेदम। 100 फेदम तक होती है क्योंकि 100 फेदम की गहराई तक सूर्य की किरणें आसानी से पहुंच जाती हैं। यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो यहां तक पहुंच जाता है। इसके बाद में बहुत ही कम यानी न्यून प्रकाश पहुंच पाता है। इसके अतिरिक्त गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां भी अपने अंडे शांत एवं छिछले समुद्र में जाकर ही देती हैं। अतः छिछला समुद्र तटीय क्षेत्र मछली के लिए बहुत ही अनुकूल रहता है, यानी मुख्य रूप से इनके लिए अनुकूल रहता है।
अब बात करते हैं जो अगला है प्लैंटन की आपूर्ति। जो मछलियों के लिए मुख्य रूप से भोजन या वनस्पति है उसको देखो। नंबर सेकंड है जो ये अनुकूल दशाएं हैं उन्हीं के अंदर चल रहा है। प्लैंटन की आपूर्ति। प्लैंटन एक अति सूक्ष्म सागरीय वनस्पति का समूह होता है। इसे मछलियों का आदर्श भोजन माना जाता है जो बड़े चाव से इनको खाते हैं। अतः महासागरों व सागरों के जिन भागों में प्लैंटन वनस्पति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है उन क्षेत्रों में मछलियां हैं वो पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्लैंटन के लिए सूर्य की गर्मी एवं प्रकाश, स्वच्छ व ताजा जल, गर्म व ठंडी धाराओं के मिलन स्थल अनुकूल रहते हैं। जहां पे ठंडी व गर्म धाराएं दोनों आपस में आकर मिलती है उन जगह पर प्लैंटन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और तथा इनको क्या पानी का आवागमन और स्वच्छ जो थोड़ा हल्का जल उनके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, अब जो तीसरी अनुकूल दशा है इनकी देखो, वो नदियों के मुहाने वाली। नदियों के मुहाने। नदियों के मुहाने प्लैंटन छोटे छोटे जीवों और पौधों के लिए तल में नाइट्रोजन, CO2 तथा खनिज लवणों की अत्यंत आवश्यकता होती है जो नदियों द्वारा बहाकर समुद्र में लाए जाते हैं। यानी जो सूक्ष्म इनकी कहा गया नदियां क्या करती है वो समुद्रों में लाके इकट्ठा कर लेती है। इसके अतिरिक्त नदियों में विभिन्न प्रकार के सड़े गले पदार्थ अपने साथ बहा ले आती है जो मछलियों के लिए भोजन का काम करते हैं तथा अवशिष्ट पदार्थ जो भी मछलियां के लिए अच्छे रहते हैं खाने यानी भोजन के लिए वो खाती रहती है। अगला है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं जहां पर ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं मिलती है वे स्थान मछलियों के मुख्य क्षेत्र होते हैं क्योंकि दो विभिन्न धाराओं के मिलन स्थल पर प्लैंटन वनस्पति बहुत पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर उत्तर दिशा से आने वाली लेब्राडोर की ठंडी जलधारा तथा दक्षिणी दिशा में आने वाली गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा आपस में मिलने के कारण न्यू फाउंडलैंड के तट पर मछलियां बहुत तादाद में मिलती है। ठीक है, ये हो गया। अब है महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल है विभजन के परिणाम स्वरूप जब महाद्वीपीय भाग नीचे की ओर धंस गए तब अवसादीकरण की प्रक्रिया के कारण महाद्वीपों के ढाल की प्रवणता कम होती गई। इन न्यू प्रवणता वाले क्षेत्रों में कंदराओं, गुफाओं एवं खाड़ियों में बने होने के कारण मछलियां विशेष रूप से पाई जाती हैं। ये मछलियों के उत्तम आश्रय स्थल होते हैं। यानी जहां पे भी महाद्वीपीय ढाल है उनमें कंदरा या गुफा पाई जाती है उनमें मछलियां निवास स्थल माना जाता है। इन्हीं भागों से सूर्य का प्रकाश एवं शांत समुद्री जल होने के कारण मछलियों के अंडे आसानी से विकसित हो जाते हैं इस जगह पर क्योंकि यहाँ पे समुद्री धाराएं पहुंच पाती है एवं कम पहुंच पाती है। अगला है वो है जलवायु। छठा है मुख्य रूप से जलवायु। साधारणतः मछलियों के लिए शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त रहती है। शीतोष्ण क्षेत्रों में ये ज्यादा अधिक मात्रा में उपयुक्त रहते हैं। जलवायु अनुकूल होने के कारण शीतोष्ण प्रदेशों में अधिकांश मछलियां मिलती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अधिकांश मछलियां इन्हीं क्षेत्रों से उत्पादन या पकड़ी जाती है। इनके निम्न कारण है जलवायु शीतोष्ण के निम्न कारण है। देखो कौन कौन से। पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, जापान, उत्तरी अमेरिका आदि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में स्थित देशों के समुद्री तट कटे पटे हैं अतः मछलियों को पकड़ने की सुरक्षित बंदरगाह भी है।
नंबर दूसरा है, इन प्रदेशों की जलवायु शीत प्रधान होती है। तीसरा है, इन प्रदेशों की मछलियां स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है, जो खाने में स्वादिष्ट रहती है तथा इनमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसके कारण इनको अच्छे शीतोष्ण वाले क्षेत्रों की अच्छे थे। उष्ण प्रदेशों में मछलियां खाने में स्वादिष्ट नहीं होती है और ये मुख्य रूप से विषैली प्रकार की और कोई तरह में विषैले प्रकार में पाई जाती है। अगला है, मैं इनको मिटा रहा हूं, आप लिख लिए होंगे आगे नीचे। नंबर फर्स्ट है, अगला 7वां, वो है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास, मत्स्य जो उद्योग है उसके लिए तकनीकी विकास निम्न है। मत्स्य उद्योग में तकनीकी विकास से इसके उत्पादन में तीव्र प्रगति संभव हुई है। तकनीकी पहले क्या, पुराने जमाने में जो मत्स्य उत्पादन है वो पुरानी प्राचीन पद्धतियों के द्वारा होता था वर्ल्ड में, पर अब जो न्यू पद्धति आई है जिससे अत्यधिक उत्पादन होने लगा है, उसमें अत्यधिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बढ़ती जनसंख्या में खाद्य आपूर्ति के लिए, इसको नियमित करने के लिए और तथा इसका संसाधनों के रूप में पर्याप्त मात्रा में जो मांग बढ़ी है मत्स्य खाद्य पदार्थों में, इस मांग को पूर्ति करने के लिए तकनीकी लगाना आवश्यक है। तो मत्स्य उत्पादन के तीव्र विकास के लिए वैज्ञानिक खोज, उपकरण तथा सामाजिक तथा वैज्ञानिक विधियों की आवश्यकता थी तथा मछलियों को डिब्बा बंद कर अन्यथा दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाता है प्रशीतन के माध्यम से। तो वहां पे अन्य दूसरे इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है कि लंबे समय तक मत्स्य है वो खाद्य पदार्थों के लिए सुरक्षित रह पाती है। अगला है, 8वां है बंदरगाहों की सुविधा। देखो बंदरगाहों की सुविधा, जब मांग की तुलना में उत्पादन अधिक होता है तो उसके लिए निर्यात के लिए समीपवर्ती क्षेत्रों में बंदरगाहों की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए अपने जो भारत देश है या वर्ल्ड है, अन्य क्षेत्रों में समुद्री तटीय क्षेत्रों में बंदरगाह की सुविधा उपयुक्त है। तो ये मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशा है। प्राकृतिक जो आश्रय स्थल है वो देखो, प्राकृतिक आश्रय स्थल मछलियों को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जहाजों तथा नौकायानों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए अतः विशाल जहाजों को समुद्री भागों में समुद्री लहरों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षित प्राकृतिक स्थलों की आवश्यकता होती है। अतः शीतोष्ण प्रदेशों में फ्योर्ड एवं रिया तट जहाजों के रुकने के लिए उत्तम आश्रय स्थल माने जाते हैं, जहाँ फ्योर्ड तट होता है तथा मछलियों के आवश्यक स्थल माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गई मत्स्य पालन की जो अनुकूल दशाएं हैं आपने देख ली और इनके बारे में आप आसानी से लिख भी सकते हो। अगला है मत्स्य पालन के लिए समुद्री क्षेत्रों का लेखा लेख। मैं मिटा रहा हूं। देखो समुद्री क्षेत्रों का मुख्य लेखा है इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट है उत्तरी प्रशांत, महासागरीय तटीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखो नंबर 5 है जो समुद्री लेखों, यानी जहां पर मत्स्य उत्पादन किया जाता है उन क्षेत्रों में कौन कौन से है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो मत्स्य क्षेत्र है
उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार से मत्स्य पालन का अधिकतर किया जाता है। नंबर फर्स्ट है, इसमें देखो यह क्षेत्र जो पाया जाता है, तो आप क्या करोगे, मानचित्र में इनको दर्शाना है। तो यह क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड तट से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे कैरोलिना तक विस्तृत है। इसमें न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर तट, नोवा स्कोविया, बाल्टिक, क्यूबेक तथा प्रिंस एडवर्ड द्वीप के तट और यूएसए के न्यू इंग्लैंड तट तक आते हैं। और इसी क्षेत्र में ग्रांड बैंक क्षेत्र शामिल है। इसी क्षेत्र में कौन सा है, मत्स्य उत्पादन का ग्रांड बैंक क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र की जो मछलियां हैं, कॉन्ड, जो मछलियों की प्रजातियां हैं या विशेष जो नामावली है इनकी वो देखो। इसमें है कॉन्ड, हेडक, हेरिंग, मैकरले, लॉबस्टर, ऑयस्टर आदि है। इस क्षेत्र से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को मछलियां सुखाकर निर्यात की जाती हैं। देखो अगला है, देखो इसमें उत्तरी प्रशांत वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो मत्स्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, इस भाग में अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन, ओरेगन तथा कैलिफोर्निया के तटों से मत्स्य उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब है अमेरिकी क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकी क्षेत्र। ठीक है, यह क्षेत्र भी मुख्य रूप से यूएसए के जो अमेरिका का तटीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों से मत्स्य पालन किया जाता है। थर्ड है वो है उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, यह क्षेत्र उत्तरी अंतरिक्ष से दक्षिण में जिब्राल्टर तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में डागर बैंक मछली जो पालन है वो क्षेत्र मुख्य रूप से स्थित है। तथा जो ग्रांड बैंक है, तो इसमें है ग्रांड बैंक वाला क्षेत्र और डागर बैंक यहाँ पे है। तो मुख्य रूप से डागर बैंक मछली क्षेत्र और ये हो गया ग्रांड बैंक वाला क्षेत्र जो मत्स्य उत्पादन में सबसे अच्छा है। ठीक है, दोनों बैंक अलग अलग क्षेत्रों में सम्मिलित है जहां में मत्स्य उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। इस क्षेत्र में ब्रिटेन जो उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय, इसमें ब्रिटेन तथा आइसलैंड तट भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य मछलियां है हेरिंग, कॉन्ड, हेडक आदि क्षेत्र है। अगला है वह है जापानी क्षेत्र। जो जापानी क्षेत्र है, इसमें देखो इस क्षेत्र में जापान सागर के उत्तरी समुद्र तट शामिल है। जापान इस क्षेत्र का प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश है। यह क्षेत्र ताइवान से लेकर उत्तर में पूर्वी साइबेरिया तक विस्तृत यानी फैला हुआ है। यहाँ मुख्य मछलियों में सामन, सार्डन, हेरिंग, टूना, बोनिटो, मैकरले, कॉन्ड, सील मछलियां मिलती हैं। जापान के अतिरिक्त चीन और कोरिया प्रमुख उत्पादन क्षेत्र भी है। अब देखो इसके अलावा उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र, इस क्षेत्र से कम मछली उत्पादन होता है। इससे इसमें पूर्व द्वीप समूह, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर क्षेत्र,
मत्स्य उत्पादन होता है। अगला है महाद्वीपीय जल क्षेत्र। छठा है वो है महाद्वीपीय जल क्षेत्रों से मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन तो देखो महाद्वीपीय क्षेत्रों में इन प्रदेशों में मछलियां समुद्रों के अतिरिक्त धरातलीय स्रोत, झीलों, नदियों इत्यादि से मत्स्य उत्पादन होता है। तो ये मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। अगला है दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके अंदर है महाद्वीपीय जो क्षेत्र है, महाद्वीपीय क्षेत्रीय भागों में कुछ क्षेत्र है उनके बारे में बता दूं। तो इसको मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। नंबर फर्स्ट है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया यहां कुल महाद्वीपीय मछली उत्पादन की 55% मछलियां पकड़ी जाती है। मत्स्य उत्पादन मलेशिया, भारत, थाईलैंड, चीन, फार्मोसा, इंडोनेशिया तथा फिलीपींस व पाकिस्तान के तक फैला हुआ है। सेकंड है वो है मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका वाला क्षेत्र, मध्य अफ्रीका में कुल महाद्वीपीय जल में विश्व की लगभग 28% तक मछलियां जो है प्राप्त की जाती है या मत्स्य उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं नंबर थर्ड है वो है भारत। भारत में देखो मत्स्य उत्पादन कहाँ हुआ। 1990 के दशक में भारत विश्व का तीसरा बृहत्तम मत्स्य उत्पादक देश बन गया है। यहाँ विश्व की 4% से अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं। 4% किसकी? विश्व की मत्स्य उत्पादन भारत के अंदर किया जाता है। यहाँ तटवर्ती तथा खुले समुद्र, नदियों, झीलों, जलाशयों आदि में मछलियां पकड़ी जाती हैं। अगला है फोर्थ है चीन है। चीन विश्व का बृहत्तम मत्स्य उत्पादन देश है। यहां विश्व का 37% से अधिक मत्स्य उत्पादन करता है। देश की लंबी तथा कटी-फटी तटरेखा, विस्तृत मग्न तट तथा तटवर्ती धाराओं की उपस्थिति मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल है, यानी जो अनुकूल दशाएं वो यहाँ पे पाई जाती है। मत्स्य उत्पादन के यहाँ मत्स्य प्राप्ति क्षेत्र शंघाई से लेकर दक्षिण में हैनॉन द्वीप तक विस्तृत है। कैंटन तथा मकाऊ के मध्य विस्तृत सिक्यांग बेसिन तथा डेल्टा प्रदेश स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगले बात करते हैं वो है जापान में। जापान जो क्षेत्र है संसार में मत्स्य में जापान में अग्रणी स्थान है। तो मत्स्य उत्पादन में जापान के चारों ओर सागर है। जापान का तटीय क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ होक्काइडो मछली क्षेत्र, होन्शु का तटीय भाग, शिकागो का तथा क्योंशू द्वीप के मध्य आंतरिक सागर क्षेत्र को मछली अत्यधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। अगला है पेरू के अंदर देखो, पेरू दक्षिणी अमेरिका में पेरू तथा चिली प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश है। यहाँ तटों के निकट ठंडे समुद्री में मछलियों की भारी मात्रा में प्राप्ति होती है। संरक्षण की उन्नत विधियों तथा परिवहन की सुविधा के कारण मत्स्य उत्पादन पेरू की जो सभ्यता है उसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रखा है। या ये कह सकते हैं पेरू अर्थव्यवस्था की कुंजी कौन बन गया है? मत्स्य उत्पादन पेरू अर्थव्यवस्था की कुंजी बन गया है। अगली बात करते हैं, अगला है रूस। रूस देखो, रूस के अंदर है, रूस की 3 और सागर है। देश की जलवायु शीतोष्ण तथा शीत होने के कारण मछली पकड़ने के लिए अनुकूल है। यहाँ बाल्टिक सागर, सुदूर पूर्व कैस्पियन सागर, अजोव सागर व काला सागर से मत्स्य उत्पादन मुख्य रूप से किया जा रहा है। यहाँ ब्रिंग, हेरिंग, जॉन्डरफॉर्ड, नवाको मछलियां मुख्य रूप से पकड़ी जाती है।
अब देखो अगला है यूरोप से मत्स्य उत्पादन। यूरोप से किस प्रकार से मत्स्य उत्पादन होता है वो देखो। यूरोप के प्रमुख मत्स्य उत्पादक नार्वे, डेनमार्क, स्पेन, ब्रिटेन तथा आइसलैंड है। यहाँ से समस्त यूरोप की 75% से अधिक मछलियां का उत्पादन होता है। मत्स्य उत्पादक जो क्षेत्र है वो देखो निम्न प्रकार से है। तो अब बात करते हैं इनके उत्पादन का लेखक। मैं भी इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो ये तो आगे देश, यहां आ गया उत्पादन, ठीक है, और ये आ गया विश्व का प्रतिशत। ठीक है, ये आ गया लाख मीट्रिक टन में। नंबर फर्स्ट है वो है देखो चीन। चीन यानी चाइना जो देश है 163 और ये 18.4% उत्पादन। सेकंड है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर है वो है 54 लाख मीट्रिक टन तथा इसका है 6.1%। अगला है वो है भारत। भारत के अंदर है 47 लाख और ये 5.1% मत्स्य उत्पादन करता है। अगला है यूएसए। यूएसए के अंदर 44 लाख मीट्रिक टन है और ये 4.7 उत्पादन करता है। अगला है पेरू। पेरू की अगर बात करें तो पेरू में है 42 तथा 4.6% की अगर बात करें। अगला है पेरू की बात में है रूस। रूस के अंदर मुख्य रूप से 41 लाख मीट्रिक टन तथा विश्व का जो प्रतिशत है वो है 4.5%। अब अगर बात करें इसके बाद जापान है 40 लाख मीट्रिक टन है और 4.5 है। म्यांमार है 30 मीट्रिक लाख है और 3.4% है। नॉर्वे 27 लाख मीट्रिक टन है और 2.9% और चिली भी 27 है 2.9 क्षेत्रों के साथ में उत्पादन बनाया है। आपने ले लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें आयात निर्यात में देखो तो देखो मुख्य जो निर्यातक और आयातक देखते हो। निर्यातक उन्हें बोला जाता है मत्स्य के मुख्य निर्यातक देश में पेरू, चिली, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा और न्यूफाउंडलैंड और यूएसए क्षेत्र। ठीक है, अगला है आयातक। अगर देशों में बात जो आयात करवाते हैं उनमें
उसमें ब्रिटेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी द्वीप समूह, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और चीन आदि क्षेत्र है मुख्य मत्स्य आयातक देश है। तो ये था संसार के जो मत्स्य उत्पादन है उन क्षेत्रों का लेखा इस प्रकार से समुद्री क्षेत्र तथा इनमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार से इन क्षेत्रों। अगर हम बात करें तो मत्स्य पालन का जो वर्ल्ड के अंदर नक्शा बना के आप बात करो तो देखो अगर संसार के नक्शे की तो जो समुद्री क्षेत्र है ये हो गया, जो दक्षिणी जो अमेरिका उत्तरी अमेरिका है उसका पश्चिमी भाग हो गया तो यहाँ पे, तथा दक्षिणी अमेरिका तक इस दक्षिणी अमेरिका वाला तो ये तटीय क्षेत्र हो गया। यानी तटीय क्षेत्र में हमेशा ध्यान रखना तटीय क्षेत्रों में ही मत्स्य उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ में यहां वाला क्षेत्र ये भी मत्स्य उत्पादन के लिए बेस्ट है, तथा यूरोप का क्षेत्र जो पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है तो यहाँ पे मत्स्य उत्पादन अच्छे से किया जाता है। अगर अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका के अंदर भी है समुद्री क्षेत्रों में मुख्य रूप से, यहाँ पे जो समुद्री तटीय क्षेत्र है उनमें मुख्य रूप से, तथा चाइना के जो शांत महासागर के पूर्वी भाग में यहाँ पे जो चाइना वाला है और भारतीय क्षेत्र है उस भारतीय क्षेत्र के भी और चाइना का ये भाग है इस क्षेत्र में, और मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के भी नीचे दक्षिण पूर्वी भाग में बताया जाता है मुख्य रूप से मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र होता है। तो आपको मानचित्र भी बनाना है साथ में और उसके साथ में उसका लेखा भी देना है। अटलांटिक क्षेत्र में है वो भी दोनों तरफ ऐसा कट में बना हुआ है तो यहाँ पे मत्स्य उत्पादन काफी अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।